अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक ठाक। उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर का गैसेस का यूनिट स्टार्ट किया हुआ था। गैसेस के यूनिट में आज इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि ग्राहम्स ने डिफ्यूजन के बारे में और इफ्यूजन के बारे में क्या बताया था, दोनों के बारे में। डिफ्यूजन है इफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है। उसके बाद हम जाते हैं ग्राहम्स लॉ की तरफ। तो देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of two or more gases until they form a uniform mixture is called diffusion। दो या दो से ज़्यादा गैसेस का खुद ब खुद मिक्स होना उस टाइम तक जब तक एक होमोजीनियस मिक्सचर बने, इस प्रोसेस का, इस फिनोमेना का नाम क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ज़रा डायग्राम को देखिए। मैंने कंटेनर लिया है, उसमें दो कंपार्टमेंट्स मैंने रखे हैं, दरमियान में दीवार है। एक तरफ क्या मौजूद है? नाइट्रोजन गैस है, दूसरी तरफ मौजूद है ऑक्सीजन गैस। जब दरमियान का दीवार में यहाँ से हटाऊंगा तो क्या होगा? दोनों गैसेस आपस में मिक्स होंगे उस वक़्त तक जब तक होमोजीनियस मिक्सचर न बने। ये देख ले, दरमियान से मैंने दीवार हटाया तो दोनों गैसेस मिक्स हो रहे हैं, दोनों गैसेस मिक्स होंगे, क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन है। मतलब दो या दो से ज़्यादा गैसेस का खुद ब खुद मिक्स होना। जब वो मिक्स होंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का आप एक और डिफिनीशन भी कर सकते हो। वो डिफिनीशन कौन सी है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मोशन करना, इसका नाम क्या होगा? डिफ्यूजन। इसको ही आप डिफाइन कर सकते हो। देख ले, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है? कंसंट्रेशन है। यहाँ नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन का अमाउंट मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ऑक्सीजन गैस है। अब क्या होगा? जब ढक्कन मैंने हटाया सो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा? ये उस वक्त तरफ मोशन करेगा जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। इस तरफ ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो जब ये ढक्कन में यहाँ से हटाऊँगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मोशन करेंगे। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ये भी डिफ्यूजन है। मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मोशन करना, इसका नाम भी क्या है? डिफ्यूजन है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ मैं स्प्रे कर लूँ, किसी रूम के कोने में स्प्रे कर ले, तो वो स्प्रे के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सारे कमरे में फैलेंगे। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डिफ्यूजन। सही। अभी या एक और एग्जांपल, एक गाड़ी की टायर है, उसमें हवा तो मौजूद होगी। जब वो गाड़ी की टायर फट जाती है, जब फट जाएगा तो टायर के अंदर जो हवा थी वो क्या करेगा? टायर में उस हवा के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं। सो जब वो फट जाता है तो टायर के अंदर से हवा बाहर आती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मोशन करती है। तो इस प्रोसेस का नाम, इस फिनोमेना का नाम क्या होगा? डिफ्यूजन। आप इसका एक और डिफिनीशन भी कर सकते हो कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। मतलब मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ क्या मोशन करना, इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन है। नेक्स्ट है इफ्यूजन। के इफ्यूजन क्या है? द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए कंटेनर, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए कंटेनर वन बाय वन थ्रू ए स्मॉल होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। ये देख ले, कंटेनर है, इसमें गैस मौजूद है। इस कंटेनर में थोड़ा सा होल होगा या एक छोटा सा, उस होल में से मॉलिक्यूल्स वन बाय वन तरतीब से निकल रहे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? इफ्यूजन है। दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा सा फ़र्क है। या कंटेनर में स्मॉल होल मौजूद है, कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, लेकिन स्मॉल होल के थ्रू मॉलिक्यूल्स का निकलना, ये स्मॉल होल के थ्रू मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, इसका नाम क्या है? इफ्यूजन है। डिफ्यूजन एक बड़े होल्स का प्रोसेस है।
अगर ये फॉर एग्जाम्पल आप ढक्कन यहाँ से कंप्लीट हटा लें, ये कंप्लीट ढक्कन यहाँ से हटाओ तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे। तो फिर ये क्या होगा, इफ्यूजन नहीं होगा, ये होगा डिफ्यूजन। लेकिन अगर स्मॉल होल से मॉलिक्यूल्स वन बाय वन निकलेंगे तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इफ्यूजन है। अगर गाड़ी का एक टायर है, वो टायर पंक्चर हो गया, एक स्मॉल होल उसमें हो जाता है, तो स्मॉल होल के थ्रू उससे गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन निकलते हैं, तो उस वन बाय वन मॉलिक्यूल्स का निकलना, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इफ्यूजन है। ये बात ज़हन में रख ले कि जो डिफ्यूजन है ये होता है गैसेस में भी होता है, गैसेस में और लिक्विड में, दोनों में हो सकता है, गैसेस में और लिक्विड्स में। लिक्विड का एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ अगर आप एक जग ले लें, उस जग में पानी डालें, उसमें इंक का एक ड्रॉप कर लें। जब इंक का ड्रॉप उसमें करोगे तो आप खुद उसे देख ले, वो इंक का जो ड्रॉप आपने किया है वो खुद ब खुद उस जग में पेलना स्टार्ट कर लेगा। तो ये लिक्विड का एग्जांपल है। इफ्यूजन का एग्जांपल क्या है, एक गुब्बारा ले ले, उसको आप बांध ले तार से, गुब्बारे में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको छोड़ दे। जब छोड़ोगे तो यहाँ बहुत टाइट बांध ले, लेकिन फिर भी यहाँ इंतहाई स्मॉल होल होगा, उस स्मॉल होल के थ्रू क्या होगा, मॉलिक्यूल वन बाय वन निकलेंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स का वन बाय वन निकलना, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इफ्यूजन है। अभी देखेंगे कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में ग्राम्स का लॉ क्या है। ग्राम ने इफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में क्या बताया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, कि ग्राहम ने डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में क्या बताया था। देख ले स्टेटमेंट, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन फॉर a gas are inversely proportional to the square root of their densities or molecular mass। मतलब क्या है इसका, कि डिफ्यूजन कौन से गैस का ज़्यादा होगा, कौन से गैस का कम होगा। ऐसा गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो कम होगा। ऐसा गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो ज़्यादा। यहाँ रेट का मतलब क्या है, स्पीड। मतलब ऐसा गैस जिसका मास कम हो उसका रेट, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऐसा गैस जिसका मास ज़्यादा हो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो स्लो होगा। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर आप कांस्टेंट रख ले, उसको चेंज ना करे, वो कांस्टेंट रख ले, उस टाइम द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन का जो स्पीड होगा, जो रेट होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज आर मॉलिक्यूलर मास। वो उसके डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मैं यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ, इस तरह कर ले, आर का मतलब है रेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी आर मॉलिक्यूलर मास। इसकी जगह मैं मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकता हूँ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। मतलब क्या है इसका, जितनी किसी गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा, कम होगा। जितनी किसी गैस की डेंसिटी कम होगी उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। मास भी इस तरह है, जितना किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या हो, कम हो, उतना उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, ज़्यादा। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो रेट कम होगा। जितना गैस हेवी होगा, भारी होगा, मास ज़्यादा हो, उतना वो स्लो भागेगा। जितना एक गैस का मास कम हो उतना वो तेज़ी से भागेगा। आसान कंसेप्ट है। एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है। सो मोटा आदमी स्लो स्लो भागेगा और पतला आदमी तेज़ भागेगा। सो जितना मास कम, स्पीड ज़्यादा। जितना मास ज़्यादा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी और एम मैंने दोनों बराबर लिखे हैं। क्यों मैंने लिखे हैं, ज़रा देखिए। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, PV = NRT। इस इक्वेशन को हमने प्रूफ किया था। हमने
अरेंज किया था डेंसिटी के लिए, दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। इसकी जगह मैं लिखता हूँ पी वी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई कैपिटल एम, ये मास है, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, आर टी, ये एम यहाँ शिफ्ट कर ले और वी यहाँ शिफ्ट कर ले तो बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई वी आर टी। ये पी डिवाइड बाई एम मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर है, तो इधर मैं लिखता हूँ डेंसिटी डी, इसकी जगह मैंने डी लिख लिया, आर टी, इस आर टी को यहाँ शिफ्ट कर ले तो बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी, यहाँ बन जाएगा आर टी। अब देखिए P जो है प्रेशर है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, हमने प्रेशर कांस्टेंट लिखा था, इसको यहाँ से हटा दें। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर को भी यहाँ से हटा दें। R भी कांस्टेंट है, R को भी हटा दें, तो क्या बन जाएगा M इज इक्वल टू डी। M क्या किसके बराबर हो गया, मास के बराबर हो गया, M और D आपस में क्या है, बराबर। तो डेंसिटी और मास तकरीबन सेम, जिस डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मास भी ज़्यादा होगा, तो रेट डेंसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रेट मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए अगर दो गैसेस हो, टू गैसेस हो, तो इसको आप किस तरह लिखोगे, देखिए ज़रा, R1 इज इक्वल टू, R1 इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू D1, R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ D2। अब इक्वेलिटी इसको ख़त्म कर ली, प्रोपोर्शनलिटी को, तो क्या लगाएंगे हम लगाएंगे कांस्टेंट को, तो ये बन जाएगा R1 इज इक्वल टू K डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D1। इससे क्या बन जाएगा, हाँ R2 इज इक्वल टू, बताए, K डिवाइड बाय D2। दिस इज इक्वेशन 1, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। अब दो गैसेस है, R1, ये इक्वेशन आ गया, R2 के लिए ये। अब क्या कर ले, आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर ले इक्वेशन 2 पर। जब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लोगे इक्वेशन 2 पर, इससे क्या आ जाएगा, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू K डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D1 डिवाइड, ये लिख ले K डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D2। इस तरह कर ले, इसको ऊपर ले जाए, जब इसे ऊपर ले जाओ तो इससे क्या बन जाएगा, K डिवाइड बाय स्क्वायर रूट D1 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट D1 D2 ऊपर चला जाएगा और K नीचे आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा। K के साथ कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 ऊपर चला गया, और ये क्या है, D1 स्क्वायर रूट ऑफ D1। ये है ग्राहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। अगर दो गैसेस हो, उसका आपने देखना होगा कि दोनों गैसेस में रेशो क्या है, कौन से गैस के मुकाबले में तेज़ी से भागेगा, डिफ्यूजन उसकी फास्ट होगी, तो हमने ये वाला इक्वेशन पुट करना होगा। ग्राहम्स लॉ के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है ग्राहम्स लॉ की। ग्राहम ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उसने ये इक्वेशन प्रूफ कर ली कि रेट is inversely proportional to the density or rate is inversely proportional to the square root of the molecular mass। तो चलो देखते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था ग्राहम्स ने डिफ्यूजन के हवाले से। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ, कि ग्राहम्स के लॉ को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरह कर सकते हैं, किस तरह शो कर सकते हैं। इस तरह है कि आप एक ट्यूब ले लें, शीशे का ट्यूब है, कितना है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इसमें क्या कर ले, एक साइड पर कॉटन ले ले, NH3 में डबोले, और एक कॉटन दूसरा ले ले, वो HCl में डबोले। दोनों, एक कॉटन NH3 में और दूसरा कॉटन HCl में, अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। फिर क्या कर ले, दोनों को एक ही टाइम में यहाँ पर रख ले। साइमल्टेनियसली जब यहाँ रखोगे एक ही टाइम में,
तो क्या होगा, NH3, ये NH3 है, NH3 के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मोशन करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे ट्यूब के अंदर, बाहर भी जाएंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल ट्यूब के अंदर है वो यहाँ से यहाँ मोशन करेंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ इस तरफ जाएंगे। HCl के मॉलिक्यूल्स क्या है, वो इस तरफ जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, लेकिन वो तो बाहर जा रहे हैं। जो ट्यूब के अंदर है वो यहाँ से यहाँ मोशन करेंगे, यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन HCl का, इधर नहीं है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मोशन करेंगे। अब आप देखोगे कि जब ये यहाँ से मोशन करेगा वो वहाँ से आएगा, दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। NH3 और HCl जब रिएक्शन करेंगे इससे बनेगा NH4Cl। आप देखोगे कि यहाँ वाइट फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, स्मोक फॉर्म में NH4Cl बन जाएगा। NH4Cl जब बनेगा, आप देख लो कि NH4Cl कहाँ पर बना है। यहाँ HCl ने कितना फासला तय किया है, 40 सेंटीमीटर, और NH3 ने कितना फासला तय किया है, 60 सेंटीमीटर। तो आप देख लो NH3 ने 60 सेंटीमीटर का फासला तय किया है और HCl ने 40 सेंटीमीटर का फासला तय किया है। इसका मतलब क्या है कि NH3 ने ज़्यादा फासला क्यों कवर किया है, उसका स्पीड ज़्यादा क्यों था और HCl का स्पीड कम क्यों था। अगर आप मासेस देख ले, NH3 का मास देखें, NH3 का, इसका मास है 17 और HCl का मास क्या बनता है, 36.5। HCl का मास ज़्यादा था इसलिए इसने कम फासला तय किया है, और NH3 का मास कम था इसलिए इसने ज़्यादा फासला तय किया है। मैथमेटिकली अगर आप यहाँ चेक करें, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू M2 डिवाइड बाई M1। R1 की जगह आप ले ले, R1 की जगह ले ले NH3, RNH3, और R2 की जगह क्या ले ले, HCl। RNH3 डिवाइड बाई RHCl इज इक्वल टू, यहाँ M2 है तो आप कर ले, M2 तो ये था, MHCl डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ MNH3। इसमें मास पुट कर ले तो क्या आ जाएगा, MNHCl का मास था 36.5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई NH3 का मास क्या था, 17 था, डिवाइड बाई 17 स्क्वायर रूट। इसको अगर आप डिवाइड कर ले इससे आएगा 1.5। इसका आंसर आ रहा है 1.5। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या आया कि HCl में और NH3 में स्पीड का कितना फ़र्क है, रेट का कितना फ़र्क है, 1.5। मतलब NH3 HCl के मुकाबले में 1.5 टाइम्स ज़्यादा तेज़ जा रहा है, तेज़ भाग रहा है। क्यों कि NH3 का मास कम है और HCl का मास क्या है, ज़्यादा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स है, मज़ीद न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, कल या परसों इंशाल्लाह कर लेंगे। देखते रहिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अस्सलाम वालेकुम।